बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 वेव्स में करैक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम वेव्स के हवाले से पढ़ेंगे कि वेव की एक्चुअली खसूसियात क्या होती हैं। वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है तो वो उनकी ट्रैवल का दारो मदार किन किन चीज़ों पे बहुत अहम है और हमें वेव्स में ऐसी कौन सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है जिनसे हम वेव्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर, कि आपकी वेव्स की जो खसूसियात है उसके पैरामीटर्स क्या हैं। वेव्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये बहुत सारी चीजें समझनी लाजमी होती हैं कि वेव्स एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे हुई, कुछ केसेस में वेव्स कौन से प्रोड्यूस हुई और वेव्स की नौयत क्या थी। तो इन तमाम चीजों को समझने में कुछ चीजें जो हैं बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज है वेव लेंथ। वेव लेंथ, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। वेव लेंथ को एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड लैम्बडा, लैम्बडा वैसे लैम्बडा से भी यानी ये लैम्बडा से भी जाहिर किया जाता है, ठीक है। वेव लेंथ क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी सिस्टम में वेव्स पैदा करते हैं, लेट्स से मैंने एक वेव पैदा की, वेव आपकी यहां से प्रोड्यूस हुई और वो होते हुए एक पॉइंट से वापस आई, दूसरे पॉइंट से होती हुई और दोबारा जाके यहां से दोबारा वही उसने जर्नी स्टार्ट की, फिर दोबारा उसने वही जर्नी स्टार्ट की, यानी ये आपकी वेव एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गई। आपने देखा वेव्स कहां से प्रोड्यूस हुई, यहां से। ये सबसे पहले अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी इसकी, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और ये लोअर एक्सट्रीम था, ये अपर एक्सट्रीम है, ये लोअर एक्सट्रीम है, और ये इसका मीन पोजीशन है, मीन जिस जगह पे इसको होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये थी। फर्ज करें आपके पास एक रोप है, आपने रोप को खींच के रखा और आप उसके बीच में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। सो आप पहले वो रोप ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे। ये अप डाउन मूवमेंट जो उसमें प्रोड्यूस होती जा रही है, ये वेव की शक्ल में पैदा हो रही है। अब अगर गौर से देखें, वेव जब आपने यहां से प्रोड्यूस की थी, पहला काम उसने क्या किया था, वो ऊपर गई थी, फिर नीचे आके फिर नीचे गई थी, फिर यहां पहुंची। जब वेव इस पॉइंट से, पहले पॉइंट से पॉइंट नंबर 2 यहां तक पहुंची, तो उसने वही जर्नी दोबारा स्टार्ट की जहां जैसा उसने शुरू में की थी, यानी यही यहां से दोबारा वो ऊपर जाने लगी, फिर वापस आके इस पोजीशन तक पहुंचकर फिर दोबारा जर्नी उसने स्टार्ट की। तो स्टूडेंट्स, वेव की एक पोजीशन से दूसरी ऐसी पोजीशन तक जहां से वो दोबारा वही जर्नी दोबारा स्टार्ट करे, उसको वेवलेंथ कहा जाता है। यानी यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ कहेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज लैम्बडा। इसको लैम्बडा भी कहा जा सकता है। फर्ज करें अगर आपकी वेव यहां से स्टार्ट होती है, इस पोजीशन से स्टार्ट होती है, तो ये सबसे पहले डाउन गई, फिर नीचे, फिर ऊपर आके फिर इस पोजीशन पे पहुंच गई। अब चूंकि आपकी इस पोजीशन से वेव स्टार्ट हुई थी, इसके बाद पहला काम इसने क्या किया था, यहां से डाउन हुई थी, तो अब वो पोजीशन आपको अचीव इस जगह पर हुई है कि यहां से दोबारा डाउन होनी शुरू हो रही है आपके पास। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ कहेंगे, इसको भी लैम्बडा से जाहिर किया जा सकता है। अगेन, अगर आप यही पॉइंट ये मान लेते हैं, यहां से आपकी वेव स्टार्ट हुई है, यहां से ऊपर गई है, तो फिर यहां से पहुंच के ये वो पॉइंट अचीव हो रहा है जहां से वो दोबारा वही जो है प्रोपेगेशन स्टार्ट कर रही है, जो प्रोपेगेशन उसने पहले स्टार्ट किया था। सो स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा, और ये सारे डिस्टेंस हमारे इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, ये वेव जो अप डाउन वाली वेव होती है, इसके बारे में वेव्स की टाइप्स में मैं तफसील से आपको पढ़ाऊंगा। इसको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। और आपका जो इसका अपर पार्ट है, इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। ये मैं पिछले लेक्चर में भी पढ़ा चुका था। और जो लोअर पार्ट है उसको ट्रफ कहा जाता है। So the distance between crust to the second crust consecutive to crust, the distance between two consecutive crusts, or the distance between two consecutive troughs, or the distance from one mean position where the journey starts and it goes to the position from where it again starts the same journey
which it has started already. So the distance between those 2 points is also known as wavelength. क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस हो, ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या आपका जर्नी जिधर से स्टार्ट हुई है दोबारा वही जर्नी अगर वैसी स्टार्ट हो जाए तो उसको आप क्या कहते होते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो इसको, और इसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर, इसकी यूनिट को मीटर कहा जाता है क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर ही होती है जिसको एम से जाहिर करते होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी वेव, जैसे स्प्रिंग का मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन में आपकी वेव्स चलती है। ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन है, जिस जगह पर वेव इकट्ठी हो जाए, जब आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। ये वाली ट्रांसफर्स, अप डाउन वाली ट्रांसफर्स होती है, बैक एंड फोर्थ वाली को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। कुछ लोग इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी पढ़ते हैं, बट आई थिंक अच्छी इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल इसको पढ़ा जाता है, वेव्स कहा जाता है। तो इंग्लिश से एक बड़ा अच्छा नेम इसका है, कॉम्प्रेशनल वेव भी कहा जाता है, कॉम्प्रेशनल वेव। इसमें जिस जगह पर कॉम्पैक्ट हुए हुए होते हैं, कंप्रेशन क्रिएट होती है, उन पॉइंट्स को कंप्रेशन कहते होते हैं। ये कंप्रेशन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया। जिस जगह पर ये खुले खुले होते हैं, यानी जिधर जगह पर डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी काफी कम होती है, उनको रेयर फैक्शन कहते हैं, रेयर फैक्शन। ये भी रेयर फैक्शन है। याद रखना, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक और एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है, इसको भी वेवलेंथ कहते होते हैं। सो ये था इसका एक छोटा सा, इस वेवलेंथ क्या होती है, आई एम श्योर आप लोगों को पता चल चुका होगा। वाइब्रेशन का वो पाथ जहां से जर्नी स्टार्ट हुई और वो उस जगह पे पहुंची जहां से वही सेम जर्नी दोबारा स्टार्ट हुई, उसको वेवलेंथ कहा जाता है और इसकी यूनिट हमारे पास मीटर होती है। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या चीज है? एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हाइगन। ये किसी दौर में इसका एक रूल होता था हाइगन का, हाइगन प्रिंसिपल, एक बड़ा मशहूर रूल है। उसने ये कहा था, हाइगन साहब ने ये फरमाया था, हाइगन साहब ने कि, और ये लॉ जो था, ये बहुत सारे लॉज की बेसिक्स भी थी, जिनमें एक आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि ये जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है लाइट में, ये किस तरह होती है। यंग्स एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट निकाला था और लाइट को बड़े अच्छे तरीके से समझा था, तो उन्होंने भी हाइगन के रूल्स ही लगाए थे। सो इन्होंने एक रूल बताया था, उन्होंने कहा था कि ये जो हवा में या स्पेस में आपकी जो रोशनी प्रोड्यूस होती है, यानी जा रही होती, चल रही होती है, ये इसी तरीके से चल रही होती है जिस तरीके से आपके पानी में अगर आप पत्थर फेंके तो रिपल्स फैलते हैं। तो कहता है कि लाइट भी रिपल्स की शक्ल में फैलती है। वो एक जगह से, फर्ज करें ये अगर कोई बॉडी है लाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये रिपल्स की शक्ल में जो है ना, यानी उसके गिर्द एक वेव की शक्ल में लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी, तो उसका एक एक पाथ यानी एक एक पॉइंट मजीद रिपल पैदा करना शुरू कर देगा। तो इसको वेव फ्रंट कहा जाता है, यानी एक्चुअली हर लोकस, हर ज्योमेट्रिकल पाथ जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है इन अ टाइम, उसको वेव फ्रंट कहा जाता है। तो ये फिर एक जगह दूसरी जगह पर, दूसरी जगह तीसरी, करते 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 आपके तमाम वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक, या हमारे तक भी जो सूरज की रोशनी पहुंच रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिपल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस वेव फ्रंट। तो इसको वेव फ्रंट कहा जाता है। क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ स्टूडेंट्स, इसको भी पढ़ना बहुत लाजमी है। फिर उसके बाद कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या होता है क्रस्ट एंड ट्रफ? मैंने आपको बताया था कि इन ट्रांसवर्स वेव द अपर पार्ट of the wave
which is above the median, above the mean position. मीन पोजीशन से जो ऊपर होता है जिसको एक्सट्रीम हाई पार्ट कहा जाता है. दिस इज नोन एज क्रस्ट. इसको क्रस्ट कहते हैं, यानी ऊपर वाला पार्ट. और जो नीचे वाला होता है उसको ट्रफ कहते होते हैं. सो वेव जो एट हाई पोजीशन होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, और जो लोअर होती है ट्रफ. एक बात याद रखें, क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ. ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ कहा जाता है. बिल्कुल इसी तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, the part of wave where the density is high, here the density is high, is known as compression, and the part of that path of wave where the density is low, very low, and the object is far apart, यानी बहुत दूर दूर हमारे पास मौजूद है. So this is known as rarefaction. So crust हुआ हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में अपर पार्ट, और ट्रफ हुआ जो उसका लोअर पार्ट हमारे पास होता है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी जाहिर करते होते हैं, एक्स से भी जाहिर करते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कहते होते हैं द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक बॉडी का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. मतलब अगर एक बॉडी यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करती, पहले यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां पहुंच गई, तो आप डिस्टेंस ये ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से पहले से आखिरी पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट होगा. ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी फ्रॉम द जर्नी स्टार्ट्स टू द पार्ट वेयर द जर्नी एंड्स, यानी उस जगह से जहां से स्टार्ट करती है और जहां खत्म करती है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यहां भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा है. देखो आपके पास ये रोप बिल्कुल सीधी थी पहले, आपने जब उसको अप डाउन मूवमेंट दी, आपकी रोप जब इस जगह पे पहुंच गई, फर्ज करो ये, तो यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एक्स. सो आपका अगर इस जगह पर है, इस जगह पर, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स कहते हैं. फर्ज करें आप यहां पहुंच चुके हैं, यानी ये वेव यहां पहुंच गई इस पोजीशन पे यहां, तो आपका यहां से यहां तक का यानी मीन से जिस पॉइंट तक आपकी वेव पहुंच चुकी है वहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. उसको डिस्प्लेसमेंट कहते होते हैं. सो आपके नहीं सर हमने तो ये इतनी बड़ी वेव पता की. मैंने कहा बच्चा ये डिस्टेंस है, that is not displacement. Displacement is actually where are you from your mean position. Mean position से आप किस जगह पर मौजूद हो. So if you are here, whether you have traveled a long distance of the wave, but still your displacement is zero, because with respect to mean position you are at the mean position. आप मीन पोजीशन के पास ही मौजूद है. यानी ऐसे जर्नी आपने की, ये लाहौर से आपने जर्नी स्टार्ट की, आप पहले इस्लामाबाद गए, फिर मरी गए, फिर वापस आप एबटाबाद चले गए, एबटाबाद से फिर आप लाहौर चले गए. मैंने पूछा भाई टोटल डिस्टेंस कितना है? आपने कहा सर टोटल डिस्टेंस तो हमने तकरीबन 1000 किलोमीटर किया. मैं कहा दैट इज गुड. मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ. आप कहें सर 1000. मैं कहा नो, displacement is zero because you are at the position from where you have started the journey. जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की थी आप उसी पोजीशन पे खड़े हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इसको एक्स से जाहिर करता है, और इसकी यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स वो मीटर होती है. छठा एम्पलीट्यूड. कुछ लोग इसको एम्पलीट्यूड भी पढ़ते हैं, बट आई थिंक गुड नेम इज एम्पलीट्यूड. एक्स नॉट से जाहिर किया जाता है. The maximum displacement you can achieve in a wave. Wave में जो maximum displacement achieve करते हैं that is called displacement. जैसे फर्ज करें ये maximum displacement है, इससे बड़ा आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता. बाकी सब छोटे, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी यहां तक छोटे, फिर इससे आगे फिर छोटे होने शुरू हो गए. बट ये मैक्सिमम है. इसको एक्स नॉट से, ये इवन एक्स एम से भी जाहिर किया जा सकता है, यानी एक्स नॉट, एक्स एम, किसी से भी, एक्स मैक्स, व्हाटएवर, और इसकी यूनिट भी मीटर होती है.
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स, अगला है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से भी जाहिर करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में एक वेव को कितना टाइम लग जाता है? देखिए, यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, आपकी वेव सीधा यहां जाके पहुंची, तो इसको यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा, फर्ज करें 1 सेकंड लगा, तो इसका टाइम पीरियड 1 होगा, ठीक है। और अगर आपने बहुत सारी वेव्स पैदा कर ली है, लेट्स से आपने 1000 वेव पैदा कर ली है, तो आपके लिए मुश्किल होगा ना कि एक वेव का टाइम निकालना, बहुत मुश्किल होगा। तो इसका फॉर्मूला मैं बनाता हूं कि टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम टेकन बाय टोटल नंबर ऑफ वेव्स। टोटल नंबर ऑफ वेव्स यानी एक खास टाइम में कितनी वेव्स पैदा हुई हैं, आई एम सॉरी, कितनी टोटल वेव्स को कितना टाइम लग गया, वेव्स को कितना टाइम लग गया, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फर्ज करो अगर 50 वेव्स पैदा होती हैं, यानी n हमारे पास 50 है, n इज टोटल नंबर ऑफ वेव्स, और उसको पैदा होने में 25 सेकंड लगे। आप 1 वेव के लिए क्या करेंगे? t को इधर लगाएं और 50 को नीचे, तो ये 0.5 आ रहा है। इसका मतलब है एक वेव को पैदा होने के लिए 0.5 सेकंड लगा। अगर 25 सेकंड 50 वेव्स को पैदा करते तो ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ आधे सेकंड में एक वेव पैदा हुई है, 1 सेकंड में 2 वेव पैदा हुई है। अगर 1 सेकंड में 2 वेव होंगी तो 10 सेकंड में 20 वेव पैदा होंगी, 20 सेकंड में 40 वेव पैदा होंगी, और 25 सेकंड में 50 वेव पैदा होंगी। इस फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं। और टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। अगली चीज है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। नंबर 8 है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। एग्जैक्टली रेसिप्रोकल। यहां क्या था कि टोटल टाइम टेकन फॉर 1 वेव, एक वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है, और इसकी यूनिट थी सेकंड, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकंड होती है, नंबर ऑफ वेव्स की कोई यूनिट नहीं थी। नंबर ऑफ वेव्स है, वेव्स नहीं है, नंबर कितनी 5 10 15 पैदा हुई, ये नहीं बताया। वेवलेंथ, वेवलेंथ होता तो मीटर हो जाती, सिर्फ नंबर ऑफ वेव्स है, तो इसकी यूनिट सेकंड है, इसकी सेकंड हुई। फ्रीक्वेंसी उलट है। फ्रीक्वेंसी है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स पैदा हुई, यानी टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड कितनी पैदा हुई, यानी एक्चुअली इसी का रेसिप्रोकल। आप यहीं देखें कितना टाइम तक 25 सेकंड लगे थे और वेव्स 50 थी हमारे पास, तो इसका मतलब है 2, फ्रीक्वेंसी 2 हुई, यानी 1 सेकंड में 2 वेव पैदा हुई। यहां इसमें बताया गया कि एक वेव को कितना टाइम लगा है, और यहां बताया गया कि 1 सेकंड में कितनी वेव पैदा हुई है। 1 सेकंड में 2 वेव पैदा हुई है। इसकी यूनिट कोई नहीं होती, इसकी यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट पर सेकंड होगी, पर सेकंड, यानी यूं लिखा जाता है पर सेकंड, जिसको बाद में एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, उनके नाम से इनकी ये रखी गई थी यूनिट। जर्मन साइंटिस्ट थे, 37 साल जिंदा रहे, गलबन 1894 में इनकी डेथ हुई थी। ये यानी कहने की बात है कि ये उन्होंने बहुत काम किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो उनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हर्ट्ज, जिसको कैपिटल हम HZ भी लिख सकते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम पूरा यूनिट के तौर पे लिखना हो ना तो स्मॉल लेटर्स में होता है। अगर साइंटिस्ट का सिर्फ एब्रीविएशन में लिखना हो या एक ही वर्ड लिखना हो, आपने उसका अल्फाबेट रखना हो, तो आप कैपिटल में, जैसे मैंने H कैपिटल में रखा, हर्ट्ज, ये हर्ट्ज, ये हमारे पास है। अब इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप देखें, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी अगर फर्ज करें मैं ये देखें दोनों का रिलेशन आप देखें,
यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आता है। कैसे? फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल थी? n ओवर टी, और ये क्या था? t ओवर n। टी से कटा, n से कटा, तो 1 आ गया। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 1 है। टी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी एक दूसरे के उलट होते हैं। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड होती है और टाइम पीरियड 1 ओवर फ्रीक्वेंसी होता है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये इन दोनों का आपस में रिलेशन है। दोनों की यूनिट में फर्क है, एक यूनिट सेकंड है, दूसरे की हर्ट्ज है, नॉट हर्ट। एक दो मैं गलती कर चुका था, हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।